नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को कवर करेंगे। इनके रूल्स क्या हैं, पावर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, फंक्शंस क्या हैं और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है अंग्रेजों के टाइम से लेके तो आज दिन तक। तो काफ़ी कंप्रिहेंसिवली हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते क्या हैं? देखिए, कोई भी ऑफिशियल्स जो कि हमारा जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, अब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दो चीज़ें आती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एल से लोअर हाउस, एल से लोकसभा। तो लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। ऐसे आपने याद रखना है, एल से लोअर, एल से लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको ओवरसी और उनको रेगुलेट जो ऑफिशियल्स करते हैं उनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी क्या होती है? पार्लियामेंट्री रूल्स को अपहोल्ड करना, ऑर्डर मेंटेन करना, डिबेट्स को मैनेज करना और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होते हैं उनको कंडक्ट करना जो कि प्रोसीजर के द्वारा इस्टेब्लिश हुए हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको स्मूथली चलाना और एफिशिएंटली चलाना इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। ये इनका प्राइमरी गोल होता है जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। कौन कौन से होंगे? स्पीकर होगा और डिप्टी स्पीकर होगा। डिप्टी स्पीकर की पोजीशन और हिरार्की की बात करें तो डिप्टी स्पीकर सेकंड इन कमांड प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। पहले भी कहा मैंने, एल से लोअर, एल से लोकसभा। तो फिर फर्स्ट इन कमांड कौन होगा? ऑब्वियसली जो स्पीकर है वो फर्स्ट इन कमांड होगा, जो डिप्टी स्पीकर है वो सेकंड इन कमांड होगा। अगर मान लीजिए कि स्पीकर एब्सेंट है, स्पीकर नहीं है, मान लो स्पीकर को कोई काम आ गया या फिर मान लो स्पीकर की डेथ ही होगी या उसने रिजाइन कर दिया, तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा का होगा वो कौन होगा? डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ पे हाउस में डेकोरम और ऑर्डर को मेंटेन करना इसका काम है, बिजनेस को एफिशिएंटली कंडक्ट करना इसका काम है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस को स्मूथली इंश्योर करना इसका काम है, स्मूथली काम करे। इलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में जो इलेक्शन होगा वो स्पीकर का होगा। स्पीकर का इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद ये एक डेट फिक्स करता है। स्पीकर इलेक्ट हो गया, स्पीकर एक डेट फिक्स करेगा भाई इस तारीख को डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होंगे। उसके बाद मेंबर जो हैं वो अपने डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं फॉर्मल वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से। अब ये आपने ध्यान रखना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हीं से एक व्यक्ति डिप्टी स्पीकर बनता है। स्पीकर भी बनता है, डिप्टी स्पीकर भी उन्हीं से बनता है, कोई बाहर से नहीं आएगा या इसको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। प्रॉपर इलेक्शन होता है और इलेक्शन किन लोगों के बीच से होगा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में इलेक्ट होकर आए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, भारत में क्या होता है कन्वेंशनली, जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी या आप सबको पता है कि भारत में अलायंस भी बनते हैं, तो रूलिंग पार्टी या अलायंस से आता है स्पीकर। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है वो कन्वेंशनली ओपोजिशन पार्टी या अलायंस से बनता है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कई बार रूलिंग से ही बन जाए, लेकिन कन्वेंशनली क्या होता है? ओपोजिशन पार्टी या ओपोजिशन अलायंस से बनता है। ऐसा क्यों होता है? बैलेंस ऑफ पावर, कि जो हमारी पार्टी इन पावर है, जो रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है, उन दोनों में भी पावर का बैलेंस रहे। तो यहाँ पे ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कन्वेंशनली स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी अलायंस से बनता है, डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन से बनता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। ओथ एंड टेन्योर की बात करें तो देखिए, जो डिप्टी स्पीकर होता है उसकी अलग से कोई भी ओथ या शपथ नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही बनेगा डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ पे जो उसने एज एन एमपी ओथ ली हुई है वही सफिशेंट होती है। अलग से डिप्टी स्पीकर कोई भी ओथ यहाँ नहीं लेता है, शपथ यहाँ अलग से नहीं दी जाती है। टेन्योर की बात करें तो जितनी लोकसभा की लाइफ होती है, नॉर्मली 5 ईयर्स होती है, उतना ही डिप्टी स्पीकर अपने ऑफिस में रहता है। बाकी अगर सरकार बीच में गिर जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वहाँ पे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर सरकार 5 साल चलती है तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों 5 साल चलेंगे। लेकिन अब बीच में कुछ कारण हो सकते हैं जिससे डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन है वो वेकेंट हो जाए। कि मान लीजिए कोई डिप्टी स्पीकर है, अब वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहा, ठीक है, उसने एमपी एज एन एमपी रिज़ाइन कर दिया या एज एन एमपी उसको रिमूव कर दिया गया, तो यहाँ पे अगर वो सीज हो जाता है मेंबर ऑफ द लोकसभा तो फिर यहाँ पे वो डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि लिख के वो स्पीकर के पास चला जाता है, लिख के दे देता है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम डिप्टी स्पीकर नहीं बनेंगे, वो खुद रिज़ाइन कर देता है, तो ऑब्वियसली फिर उसका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से
एक रेजोल्यूशन पास करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल प्रोसेस क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ बात है इफेक्टिव मेजोरिटी की। देखिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी क्या होती है और मेजोरिटी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब डिप्टी स्पीकर के रिमूवल प्रोसेस कैसे होती है, मान लीजिए रिमूव करना है तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले नोटिस पीरियड दिया जाएगा। रिमूवल का जो मोशन लाया जाएगा वो मोशन एडवांस नोटिस पे स्पीकर को दे दिया जाएगा। कितना एडवांस, 14 दिन पहले। तो 14 दिन पहले यहाँ पे जो मोशन है उसको लाया जाएगा, एडवांस नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को। फिर यहाँ इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो मेजोरिटी और टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होती है उसको मैंने अलग से अलग वीडियो में कवर किया है। मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। यहाँ पे टोटल मेंबरशिप की जो इफेक्टिव मेजोरिटी है, अगर वो उस रिजोल्यूशन को पास कर देती है तो फिर यहाँ पे इसको रिमूव किया जा सकता है। अब ड्यूरिंग कंसिडरेशन, यानी कि जब यहाँ पे मोशन पास हुआ और जब तक वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है, अब वोटिंग उसके पक्ष में जाए विपक्ष में जाए उस हिसाब से तो डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर उसके पक्ष में गई यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं मिली तो वो बना रहेगा डिप्टी स्पीकर, मिल गई तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक वो मोशन से लेके वोटिंग तक का समय है, उस समय डिप्टी स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस। तो उस समय ये नहीं है डिप्टी स्पीकर बन के बैठ गया, वो ऐसा नहीं होगा। जब तक ये पूरी प्रोसेस चल रही है तब तक वो उस हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए कि वो रिमूव हो जाता है या बाकी किसी कारण से वो जो डिप्टी स्पीकर की चेयर है वो वेकेंट हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, खुद ही रिजाइन कर देता है, तो लोकसभा क्या करेगी, ऑब्वियसली उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अनदर मेंबर को इलेक्ट कर देगी। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो एज अ स्पीकर एक्ट करेगा और फिर जो भी काम होते हैं स्पीकर के वो करेगा। जॉइंट सिटिंग्स में भी अगर स्पीकर नहीं है तो जॉइंट सिटिंग्स को भी ये प्रिसाइड कर सकता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बन गया तो ये ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली उस पार्लियामेंट्री कमेटी का ये चेयरमैन बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे ही कोई डिप्टी स्पीकर किसी भी कमेटी का मेंबर बन गया तो ऑटोमेटिकली यही उसका चेयरमैन होगा और कोई इसका चेयरमैन नहीं हो सकता है। पावर्स क्या होती हैं, जैसे ही ये स्पीकर एज अ स्पीकर काम कर रहा है तो जो स्पीकर की पावर है वो सारी इसकी पावर होती हैं, सारी पावर्स को ये जूम कर लेता है। लेकिन जब ये एज अ स्पीकर काम कर रहा है तो ये किसी भी सवाल पर वोट नहीं दे सकता है। अब हम आगे भी इसकी जब पावर्स देखेंगे, बाकी पावर्स देखेंगे, तब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि स्पीकर लोकसभा में बैठा हुआ है तो डिप्टी स्पीकर का कोई काम नहीं है, तो उस समय जो ये हाउस में बैठेगा ये एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेगा, वहाँ पे ये वोट देगा। लेकिन मान लो स्पीकर नहीं है और जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर बन के बैठ गया तो अब यहाँ पे ये वोट नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो वोटिंग में टाई हो जाता है, येस और नो ये बराबर हो गए, बराबर लोगों ने येस किया, बराबर लोगों ने नो किया, तो यहाँ पे अगर टाई हो जाता है तो फिर अपने कास्टिंग वोट का एक्सरसाइज ये कर सकता है। और हाउस का डेकोरम और ऑर्डर मेंटेन करना इसका काम है जब ये एज अ स्पीकर काम कर रहा है। और यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशंस और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको भी ये डिसाइड करेगा। अब मान लो कि स्पीकर लोकसभा में बैठा है तो उस समय जो डिप्टी स्पीकर है वो एक ऑर्डिनरी मेंबर है पार्लियामेंट का, तब ये डिप्टी स्पीकर का बैज लेके नहीं चलेगा, तब ये ऑर्डिनरी मेंबर है पार्लियामेंट का। तो उस समय इसकी कौन कौन सी पावर होती हैं, ओबियसली जो ऑर्डिनरी मेंबर की पावर होंगी, ये हाउस में अलग अलग इश्यूज के ऊपर बात कर सकता है, ये अदर मेंबर्स की तरह ही प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि ये क्वेश्चन किसी भी सवाल पे वोट भी दे सकता है। एज अ स्पीकर अगर ये बैठा है तो नहीं दे सकता, लेकिन जब ये एज अ स्पीकर नहीं बैठा है, लोकसभा में स्पीकर जो इलेक्ट हुआ है वो बैठा हुआ है, तो उस समय ये लोकसभा में एज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ ये वोट दे सकता है। और कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से ये इलेक्ट होकर आया है उसके इंटरेस्ट को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, और जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर के स्पेशल प्रिविलेज क्या है, सबसे बड़ा प्रिविलेज इसके पास यही है कि जैसे ही किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का ये मेंबर बन गया ये ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाएगा। ये इसका एक स्पेशल प्रिविलेज है। ये प्रिविलेज इसको क्यों दिया गया,
क्योंकि भैया एक पोजीशन है डिप्टी स्पीकर की, उसको हमने थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है वो देनी है, तो ये रिस्पेक्ट करने के लिए इसको स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया। अब सैलरी एंड अलाउंस की बात करें तो सैलरी और अलाउंस इसको उतने ही मिलते हैं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। फिर यहाँ पे सैलरी और अलाउंस चार्ज कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और नॉन वोटेबल की बात करें तो यहाँ पे एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं इसकी सैलरी और अलाउंस के लिए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाता है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, देखिए एक तो ऑर्डरली फंक्शनिंग, जैसे मैंने कहा कि मान लो स्पीकर है ही नहीं, स्पीकर की डेथ हो जाती है या स्पीकर रिमूव हो जाता है, स्पीकर रिजाइन कर देता है, तो क्या पार्लियामेंट के फंक्शन रुक जाएंगे? पार्लियामेंट के फंक्शन रुकने का मतलब है देश को नुकसान, देश की फंक्शन रुकना। पार्लियामेंट में देश के हित में कई जगह डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट का काम ही रुक गया तो फिर इलेक्ट क्यों किया हमने तुम्हें? पार्लियामेंट का काम चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डरली फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे जरूरी है डिप्टी स्पीकर की, अगर स्पीकर नहीं है तो भैया डिप्टी स्पीकर एज अ स्पीकर यहाँ पे बैठ के काम करे। रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी, अब कैसे? मैंने आपको कहा कि कन्वेंशनली इंडिया में क्या होता है, स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी के अलायंस से आता है, डिप्टी स्पीकर जो है वो ओपोजिशन से आता है, तो यहाँ ओपोजिशन को भी सम्मान दिया जा रहा है, इंक्लूसिविटी यहाँ पे बताई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, देखिए जो हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, जिससे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होती है। कमेटी में कंट्रीब्यूशन, पार्लियामेंट्री कमेटी में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिससे ये क्वालिटी ऑफ डेलिब्रेशन को और जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसे इन्हेंस करता है। अब हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है ये अंग्रेजों के समय की है। सबसे पहले 1921 से पहले क्या होता था कि जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रिसाइड करता था, वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1921 में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसे मॉन्टेग शेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसके तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ये दो पोस्टें बनाई गई। अब यहाँ पे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पे नाम बदल दिए गए। जो प्रेसिडेंट है उसको बोला गया स्पीकर, डिप्टी प्रेसिडेंट है उसको बोला गया डिप्टी स्पीकर। तो ये नाम कहाँ से आए? 1935 से आए। फिर आज़ादी के बाद हमारे भारत के संविधान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन टाइटल्स को भी एडॉप्ट कर लिया गया, तो इसलिए हमारे पार्लियामेंट में आपको या लोकसभा में आपको स्पीकर दिखता है, डिप्टी स्पीकर दिखता है। हिस्टोरिकल फर्स्ट की बात करें सबसे पहले फ्रेडरिक वाइट आते हैं। ये हमारे भारत के पहले स्पीकर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। इनको 1921 में अपॉइंट किया गया था, क्योंकि 21 में अपॉइंट किया गया तो उस समय इनको क्या बोला जाएगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट बोला जाएगा। स्पीकर तो अब बोला जाता है ना, 1935 के बाद से स्पीकर बोलने लगे, 1935 से पहले क्या होते थे? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे फ्रेडरिक वाइट पहले बने। फिर आए सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये पहले डिप्टी स्पीकर बने, उस समय डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे। इनको भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट किया गया था 1921 में। फिर आते हैं विट्ठल भाई जे पटेल, इनको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। विट्ठल भाई जे पटेल सबसे पहले तो पहले भारतीय थे और पहले इलेक्टेड स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में। लेकिन हालांकि अब ये 1925 की बात है तो यहाँ पर भी इनको क्या बोला जाएगा? प्रेसिडेंट ही बोला जाएगा, क्योंकि जो आपके स्पीकर का नाम है वो 1935 में आया। लेकिन पहले जो इलेक्टेड स्पीकर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में, जो पहले भारतीय भी हैं और पहले इलेक्टेड स्पीकर भी हैं, वो विट्ठल भाई जे पटेल हैं। फिर जीवी मावलंकर आते हैं, ये पहले स्पीकर हैं लोकसभा के, और यहाँ पे प्रोविजनल पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लेजिस्लेटिव जो है उसके स्पीकर की पोस्ट भी इन्होंने हेल्ड करी है। ये इस पोस्ट पे 10 साल तक रहे। एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो कब से कब रहे? 1946 से लेके तो 56 तक, और काफ़ी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर आते हैं अनंत शयनम अयंगर, पहले डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के, काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल इन्होंने प्ले किए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। बाद में मावलंकर जी के बाद ये क्या बने? स्पीकर भी बने। तो पहले ये थे तो दूसरे ये थे, अनंत शयनम अयंगर, पहले डिप्टी स्पीकर और फिर दूसरे स्पीकर। तो इसीलिए मैंने आपको पहले स्लाइड में भी कहा था कि जो ओपोजिशन के डिप्टी स्पीकर बनते हैं उसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मान लो ओपोजिशन सरकार में आ गई तो इस व्यक्ति को सीधे स्पीकर भी बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस में इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया अनंत शयनम अयंगर जी ने। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बीच में रिश्ता क्या है? सबसे पहले ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। तो जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है।
ऐसा नहीं है कि स्पीकर ऊंचा है डिप्टी स्पीकर नीचा है, नहीं, सबऑर्डिनेट नहीं है ये, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि दोनों इंडिविजुअली लोकसभा के लिए अकाउंटेबल हैं, दोनों इंडिविजुअली अकाउंटेबल हैं। दूसरा था कंप्लीमेंट्री रूल्स, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि हाउस की जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर किया जा सके। और जो डिप्टी स्पीकर है वो तब प्रिसाइड करता है जब स्पीकर नहीं होता है। पॉलिटिकल बैलेंस कहा मैंने आपको पहले भी, स्पीकर रूलिंग पार्टी से आ रहा है, डिप्टी स्पीकर जो है वो ओपोजिशन से आ रहा है, पॉलिटिकल बैलेंस यहाँ पे बन रहा है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करने के लिए, रूल्स और प्रोसीजर्स को अपहोल्ड करने के लिए। डिप्टी स्पीकर का रोल क्या होता है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में? सबसे पहले जैसे ही किसी कमेटी का ये मेंबर बन गया, सीधा वहाँ का चेयरमैन ये बन जाता है। प्रोसीजरल एक्सपर्टीज़ ये लेकर आता है कमेटी के डेलिब्रेशन में। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होती है इसकी, जो हमारा डिप्टी स्पीकर है इसकी, ये क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी इसको भी इन्हेंस करता है। और हाउस और कमेटी के बीच में ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करता है। चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज क्या हैं? कई बार क्या होता है कि जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अगर वेकेंट है तो वेकेंट ही पड़ी है, उसको समय रहते भरा नहीं जाता है, तो वैकेंसी पीरियड कई बार ज़्यादा हो जाता है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैलकुलेशन के साथ किसी व्यक्ति को, किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को चुना जाता है, ना कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को मद्देनजर रखते हुए। कन्वेंशन के साथ अधेरेंस बहुत ज़रूरी है, जो कई बार हमें देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पे इसके ऊपर डिबेट्स भी होती हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन से आएगा, रूलिंग पार्टी से भी आ सकता है, तो यहाँ पे डिबेट्स भी देखने को मिलती हैं। और फिर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पार्शियलिटी ना करें, लेकिन कई बार पार्शियलिटी भी हमें देखने को मिली है, जो कि दुर्भाग्य है। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देखें कि भारत में जो डिप्टी स्पीकर है और बाकी देशों में जो डिप्टी स्पीकर है वो क्या है, उनमें फ़र्क क्या है। इंडियन मॉडल जो है, यहाँ पे जो लोकसभा का हाउस है उसी के किसी मेंबर से इलेक्ट होगा डिप्टी स्पीकर। कन्वेंशनली ओपोजिशन से आता है, स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं होता है ये, और कमेटी में इसको स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं। बाकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में क्या होता है, यूके में डिप्टी स्पीकर जो होता है वो गवर्नमेंट से भी आता है और अपोजिशन से भी आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में डिप्टी स्पीकर हमेशा गवर्नमेंट से आता है, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसी से आता है। कनाडा में असिस्टेंट डिप्टी स्पीकर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिप्टी स्पीकर की सिग्निफिकेंस है क्या। देखिए, ये एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। इसका रोल सेशंस को प्रिसाइड करना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की जो कंटिन्यूटी है उसको इंश्योर करना है। लोकसभा की जो फंक्शनिंग है उसमें सिग्निफिकेंटली ये कंट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल ये जो पोजीशन है ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी को अपहोल्ड करता है और डाइवर्स पॉलिटिकल वॉइसेस के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है। इसके साथ साथ इंडियन पार्लियामेंट में जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं उन्हें भी ये मेंटेन करता है। ये है दोस्तों डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा, और जीके, करंट अफेयर, जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।